हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो लेक्चर में। इस सीरीज़ के अंदर हम एनसीईआरटी बोर्ड के जो मैथ सब्जेक्ट है कक्षा 10 के लिए उसको पूर्णतया उसके जितनी भी प्रश्नावलियाँ हैं उनको अलग अलग प्रकार से हल करने वाले हैं। ठीक है, आज ये हमारा पहला वीडियो होगा जिसके अंदर हम वास्तविक संख्या रियल नंबर चैप्टर नंबर यानी कि प्रश्नावली नंबर 1 को देखेंगे। और ये इस वीडियो के अंदर हम बेसिक चीज़ों को जानेंगे। पूरी प्रश्नावली के अंदर रियल नंबर के अंदर पूरी जितनी बेसिक चीज़ें हैं उनको हम समझने वाले हैं। और देखो, समझने का तरीका भी है, हम इस सीरीज़ के अंदर किस प्रकार से समझेंगे वो भी आपको देख लेना है। देखो, सबसे पहले हम प्रत्येक सब्जेक्ट जो भी आपका चैप्टर होगा, जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर करेंगे जिसके अंदर पूरी प्रश्नावली का पूरा सार है कि इसके अंदर कितने पढ़ हैं, क्या क्या प्रश्न बनते हैं, कितने नंबर से बनते हैं, क्या प्रश्न बन रहा है, उनको डीपली एनालिसिस करेंगे जिससे कि आपको पूरा एक विचार इस प्रश्नावली के बारे में समझ में आ जाए कि हम इस प्रश्नावली को पढ़ने वाले कैसे हैं। ठीक है, और उसके बाद में आपको इस प्रकार से वीडियो मिलता रहेगा। देखिए, जैसे कि इस प्रश्नावली के अंदर आपको 5 वीडियो मिलेंगे जिसका ये आज का पहला वीडियो है, और बाकी 4 वीडियो है वो प्रत्येक के अंदर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 के प्रत्येक सवाल को एक डीपली अच्छी तरह से हल करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे। आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर सकते हैं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए जिससे जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि रियल नंबर। तो देखिए, रियल नंबर को समझने से पहले हम नंबर को समझते हैं कि नंबर क्या होता है, यानी कि वास्तविक संख्या को समझने से पहले हम समझेंगे कि नंबर क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर हम संख्याओं को देखेंगे तो संख्याएं आपकी कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती है? आपके 2 प्रकार की संख्याएं होती है। पहली संख्या होती है वास्तविक संख्या। ठीक है, पहली संख्या कौन सी होती है? वास्तविक संख्या होती है। और दूसरी संख्या कौन सी होती है? आपकी होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, ये आपका आज का रहेगा। इसके अंदर हम पढ़ेंगे संख्याओं को। पहला पॉइंट हमारा है कि संख्याओं को पढ़ेंगे जिसके अंदर 2 प्रकार की संख्याएं होती है, और वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। और वास्तविक संख्या के अंदर भी उपभाग होते हैं जिसको भी हम समझेंगे। पहली संख्या होती है आपके अंदर इस चैप्टर के अंदर प्राकृत संख्या। क्या होती है? प्राकृत संख्या। साथ साथ में इसको समझते भी चलेंगे। ठीक है, प्राकृत संख्या क्या होता है मैं बाद में लिखा दूंगा, पहले इसको समझ लो। प्राकृत संख्या उसे कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, दूसरी संख्या होती है आपकी पूर्ण संख्या। और तीसरी संख्या होती है आपकी पूर्णांक संख्या। और इसी के साथ में एक संख्या और होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और एक संख्या और होती है जिसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या। ठीक है, इन संख्याओं को हम समझेंगे। ये पूरा चैप्टर इन 5 संख्याओं के बारे में बताता है, यानी कि वास्तविक संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखो संख्याओं के बारे में पता चल गया। अब इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि संख्या होती क्या क्या है, कौन कौन सी संख्याएं होती है जिसके बारे में अपने को अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले आपको मैंने लिखवाया प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या शॉर्ट में समझेंगे इसको। देखो, ये आपकी क्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से आगे तक चलती रहती है। तो इस प्रकार की संख्याओं को क्या बोलते हैं? हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। दूसरी संख्या हमने देखी कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या उसे कहते हैं पूर्ण संख्या, यानी कि मैं लिख सकता हूं इसको 0 प्लस प्राकृत संख्या। यानी कि यदि प्राकृत संख्या के अंदर हम 0 भी सम्मिलित कर देते हैं
तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। आपको ये संख्याएं याद भी करनी है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से स्टार्ट होती है, यानी कि 1, 2, 3, 4। ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिस हम वस्तुओं को गिनने के लिए जो संख्या का उपयोग करते हैं वो संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। जैसे कि एक कोई वस्तु है, मान लो 4 चॉकलेट है तो उनको क्या बोलते हैं? 4 चॉकलेट। तो इस प्रकार की संख्याओं को जो गिनने योग्य होती हैं उनको क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या, यदि उसके प्राकृत संख्या के अंदर यदि 0 भी सम्मिलित किया जाता है, शामिल कर दिया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? हम पूर्ण संख्या बोलेंगे। अब देखिए, जैसे कि आपको पता चल रहा होगा, जैसे कि 0, 1, 2, 3, इस प्रकार से आगे तक चलने वाली संख्या क्या कहलाएगी? हमारी पूर्ण संख्या कहलाएगी। अब देखो आगे एक चीज और है। एक संख्या कौन सी पढ़ी हमने? प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या अब आएगी आपकी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, देखिए उसको क्या बोलते हैं? जिसके अंदर एक तो माइनस वाली संख्या हो, एक 0 हो और एक क्या हो? प्लस वाली संख्या हो, यानी कि तीनों प्रकार की संख्याएं हो। देखो एक चीज और ध्यान में रख लेना, 0 ना तो माइनस वाली संख्या और ना ही धन वाली संख्या, यानी कि प्लस वाली संख्या। एक ये मैं लिखवा दूंगा, आपको ध्यान में रखना है कि जैसे कि ये हो गया -3, -2, -1, 0 और +1, +2, +3, इस प्रकार से ये इधर चलेगी और ये इस तरफ चलेगी। यानी कि माइनस और प्लस वाली संख्याएं, अगर दोनों संख्याएं सम्मिलित है, यानी कि प्लस वाली भी है, माइनस वाली भी है और 0 भी सम्मिलित है, उसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या बोलेंगे। ठीक है, नोट लगा के आप लिख सकते हो, नोट लगा के 0 ने तो धनात्मक होता है, धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जो 0 है वो ना तो शून्य होता है या 0 होता है, वो धनात्मक भी नहीं होता है और ऋणात्मक भी नहीं होता। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए आगे चौथी संख्या, इसको हम अगले पेज पे समझते हैं। ठीक है, चौथी संख्या क्या होती है? चौथी संख्या को हम अगले पेज पे समझते हैं। एक होती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। आप अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर ये सभी चीज़ें नोट करते रहिए। मैं पूरा कोर्स करवाने वाला हूँ, अच्छे से करवाने वाला हूँ और इस वीडियो के अंदर आप लास्ट तक देखते रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। और प्रत्येक क्वेश्चन आप बिना किसी पासबुक के, किसी भी टीचर की सहायता के बिना, आप कोई सा भी क्वेश्चन दे दो, आप कर लोगे मेरे ये 5 वीडियो देखने के बाद में। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो परिमेय संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके। एक ही चीज है इसके अंदर कि परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सके, यानी कि वह संख्या जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सके, भिन्न के रूप में लिखा जा सके, भिन्न के रूप में लिखा जा सके। ये नई चीज है, लिखा जा सके, कहीं नहीं मिलेगी आपको, जा सके। ठीक है, पहली चीज तो हो गई, वह संख्या जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वो सभी संख्याएं क्या कहलाएगी? आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज आपकी देखनी है कि इसके अंदर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या के अंदर क्या होता है? दो बातें ध्यान में रखनी है। भिन्न के रूप में वह सभी संख्याएं जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सके, वह सभी संख्याएं क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। दूसरी चीज हमने देखी कि जो P/Q है, यानी कि मैं लिख सकता हूं, मान लो मैं लिखता हूं इसके अंदर, यहां ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर, यानी कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, 0
नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, नहीं होना चाहिए। पहली चीज, भिन्न के रूप में जो संख्याएं भिन्न के रूप में लिखी जा सकती है वह सभी संख्याएं क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। और Q का मान यानी कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं 1, 2, 3 सभी संख्याएं। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि इसके अंदर तो हर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बट्टे में हम 1 लिखा जा सकता है। किसी भी संख्या के बट्टे में यानी कि हर का मान हमेशा जिसके मान में कुछ नहीं होता उसका मान 1 मानना होता है। यानी कि सभी गिनती वाली संख्याएं आपकी क्या होगी, आपके क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब आप कहोगे कि क्या -1 वाली संख्या भी, ये भी इसके नीचे भी 1 होता है, यानी कि इसके भी सिर्फ और सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो 0/1 है वो भी क्या होती है, आपकी परिमेय संख्या होती है। यानी कि 0 वाली संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब क्या 1/0 क्या परिमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि Q का मान क्या आ गया, 0 आ गया, और 0 आने पर ये परिमेय संख्या नहीं होती है। चीज समझ में आई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपके सबसे आज का टॉपिक अपरिमेय संख्या वाला। अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं? अपरिमेय संख्या होती है जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। वह सभी संख्याएं जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। एक ही चीज ध्यान में रखें, नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, जैसे आपकी आ गई √3। अब √3 क्या हो गई, इसको हम परिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। हमने पीछे एक चीज देखी होगी, सबसे पहले देखो परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है, ये भी ध्यान रख लो। परिमेय संख्या कौन कौन सी आपको ध्यान रखनी है? प्राकृत संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ये सभी क्या होती है, आपकी परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। यहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और ये सभी संख्या क्या कहलाएगी, आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। और इसके अलावा जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे कि 2 + √3, तो ये भी एक क्या होगी, आपकी अपरिमेय संख्या हो गई। तो इस प्रकार की सभी संख्याएं क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। और एक चीज हमने देखी यहां, काल्पनिक संख्या। देखो जैसे कि √3 है तो ये तो परिमेय संख्या होगी। यदि ये माइनस का √3 होता है तो ये क्या होती है, काल्पनिक होती है, क्योंकि इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस प्रकार की संख्याओं को क्या बोलते हैं, हम काल्पनिक संख्या बोलते हैं। आगे चीज देखते हैं कि इसके अलावा आपको पढ़ना क्या है। अब देखो सिर्फ संख्याएं पढ़ी है, इसके अलावा भी कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो क्या पढ़ना पड़ेगा ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर के अंदर हमने देखा है संख्याओं को पढ़ा है अभी तक। ठीक है, संख्याओं को पढ़ा है। दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका या प्रमेय बोल सकते हैं, प्रेमिका भी बोल सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज हम पढ़ेंगे अक्षीय और एलसीएम। ठीक है, चौथी चीज हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। ठीक है, और पांचवी चीज पढ़ेंगे शांत और अशांत। ये पहली चीज हमने पढ़ ली है। पहली चीज क्या पढ़ी, संख्याओं को पढ़ लिया है। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में अक्षेप के बारे में जानेंगे, एलसीएम के बारे में जानेंगे, और चौथी चीज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर अपरिमेय संख्याओं को किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है, और पांचवी चीज हम पढ़ेंगे शांत और अशांत किस प्रकार से संख्याओं को पता लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट होगा अपना
देखिए ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। इसके बाद में हमारा एक पॉइंट आता है कि प्रमेय नंबर 1.1 किस प्रकार से सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका किस प्रकार से सिद्ध होगी, इसको ध्यान में रखना है। एक एक चीज़ को अच्छे से समझना है। पहले पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, या इसको बोल सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक। अभी हमने एक चीज पढ़ी है, धनात्मक को छोड़ो, पूर्णांक संख्या क्या होती है, जिसके अंदर क्या हो, प्लस वाली और माइनस वाली संख्या सम्मिलित हो, उसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। ये चीज हमने देखी। अब आगे कहता है ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि Q A बराबर Q BQ प्लस R है, जहां R का मान क्या होता है, B से तो छोटा होता है और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। ये चीज आपको दे रखी है। अब इस चीज को क्या करना है, आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर अप्लाइड करना होता है। लेकिन इस चीज को समझने के लिए पहले इसकी लैंग्वेज में दिए हुए शब्दों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले लिखा हुआ है दो धनात्मक पूर्णांक। अब हमें प्लस और माइनस वाली संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन अपने को क्या लेना है, धनात्मक पूर्णांक। क्या क्या दे रखा है, धनात्मक पूर्णांक दे रखा है। एक चीज दे रखी है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, ए और बी दे रखा है, इस चीज को ध्यान में रखना, ये मोस्ट है। इसी चीज के आधार पर आपको अन्य चीजें निकलेगी। अब बात करता है अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है। अब कोई संख्या Q और R विद्यमान है और आपको सिद्ध करना है कि A बराबर BQ प्लस R है। ये आपको प्रमेय में दे रखा है और आपको इसको क्या करना है, किसी क्वेश्चन पर अप्लाइड करना है। तो किस प्रकार से करोगे, देखो अपने बचपन से आप भाग करना सीख गए होंगे, भाग करना आपको आता होगा। ठीक है, भाग आपको आता है, तो भाग के लिए सबसे पहले इस प्रकार का फॉर्मेट बनाया जाता है। ठीक है, यहां होता है आपका भाज्य, ठीक है, जिसको हम यहां प्रदर्शित करते हैं ए से। यहां होता है जिसके अंदर भाज्य वो होती है, जिस बड़ी संख्या, मान लो बड़ी संख्या क्या होती है, भाज्य होती है। छोटी संख्या क्या होती है, भाजक होती है, जिसके द्वारा हम भाग देते हैं, तो इसको हम बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और जो भागफल कितनी समय में आया है, कितना बार आया है, तो ये होता है भागफल। उसका फल क्या निकला है, वो होता है भागफल। तो इसको क्या बोलते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। और यदि इसके अंदर कोई शेषफल निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, शेषफल, और इसे क्या प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर हम लेते हैं 6 को और इसके अंदर 5 का भाग देते हैं। 6 में 5 का भाग दिया तो एक बार जाएगा और आपका 5 या लिखा जाएगा, माइनस करते हैं, 1 बचता है। तो आपको पता है ये 5 क्या हो जाएगा आपका, ये जो 6 हो गया, वो 6 तो आपका क्या हो गया, आपका भाज्य हो गया। ठीक है, इस पेन से दिख नहीं होगा, एक मिनट, ये क्या होता है, भाज्य होता है, जिसको ए से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, आपका भाजक होता है, ये होता है भाजक, जिसको किस से प्रदर्शित किया जाता है, बी से। और इस एक का मतलब होता है भागफल, जिसको यहां इस प्रमेय में क्या किससे प्रदर्शित किया गया है, Q से। और ये एक है, वो क्या हो गया आपका, शेषफल हो गया, शेषफल हो गया, और इसको R से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, कुल मिला के जो R है, आपको R का मान क्या हो सकता है, देखो R का मान 0 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। R का मान क्या होगा, 0 से हमेशा बड़ा होगा, और 0 के बराबर भी हो सकता है, यहाँ शून्य भी हो सकता है। क्यों मान लो कि 5 में 5 का भाग देते हैं, तो यहाँ शून्य क्या होता है, शेषफल क्या बचता है, 0 बचता है। इसलिए क्या होता है, R का मान 0 हो सकता है, और R का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। और जो B है वो क्या होगा, R से सॉरी बड़ा होगा सॉरी, यानी कि शेषफल है वो आपका क्या होगा, इस भाजक से सॉरी भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब एक सवाल लेते हैं, उसको इस प्रमेय को किस प्रकार से अप्लाइड करना है उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि मान लो कि एक क्वेश्चन है आपका,
हम लेते हैं 100 को और भाग देते हैं इसके अंदर 30 का। कोई संख्या है आपका 100 और 30। अब ये कहता है कि इसके अंदर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका की सहायता से इसको क्या करना है, हल करना है। अब एक चीज और ध्यान में रखना, जो ये प्रमेय है इस प्रमेय की सहायता से ज्ञात क्या करना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, प्रेमिका की सहायता से अक्षेप ज्ञात होता है, ज्ञात होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखनी है। अक्षेप किससे ज्ञात होगा, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका की सहायता से हम अक्षेप ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है 100 और 30। सबसे पहले आपको देखना है बड़ी संख्या क्या होगी। बड़ी संख्या क्या होगी आपकी, बड़ी संख्या आपकी होगी 100 और 100 आपका क्या होगा, भाज्य। ठीक है, और छोटी संख्या क्या है आपकी, छोटी संख्या है आपकी 30, तो ये आपका क्या होगा, भाजक। ठीक है, अब देखिए यहां तक आपको समझ में आ गई, यानी कि b का मान है वो a से क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि a का मान बड़ा है। तो a बराबर क्या होता है, b q प्लस r। तो यहां बड़ी संख्या क्या होगी, 100 हो गई, 100 रख दो, बराबर b का मान क्या है, 30। अब q ज्ञात करना है, तो q ज्ञात करने के लिए अभी 100 में भाग देंगे 30 का, सॉरी। तो भाग दिया, 3 बार गया तो हो गया 90, और ये हो जाएगा 10 बार आ जाएगा। तो यहाँ जो संख्या होती है वो क्या होती है, भागफल होती है, और आपको पता है भागफल को किसी q से प्रदर्शित करता है। और यहाँ जो संख्या प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल कहते हैं, और शेषफल को किससे प्रदर्शित किया जाता है, r से। तो r और q का मान हमें पता चल गया, तो गुणा लगा देंगे, गुणा q का मान कितना है, 3 है, और प्लस r का मान कितना है, 10 है। ठीक है, अब इतनी जब तक ये क्रिया तब तक करनी है जब तक आपको r का मान क्या प्राप्त हो जाए, 0 नहीं प्राप्त होता। अब देखिए, अब वापस क्या करना है आपको, 30 व 10 के मध्य यूक्लिड विभाजन वापस लगाना है, यूक्लिड विभाजन वापस लगाओ। ठीक है, अब देखो 30 क्या हो गया, 30 बड़ी संख्या है, बराबर 10 गुणा, अब 30 में 10 का भाग दे दो, 3 बार जाएगा 3। ठीक है, यहां 0 बच गया, यानी कि ये हो गया 30 प्लस 0, और 0 से ऊपर वाली संख्या क्या होगी, इसका अक्षेप होगा। 0 से ऊपर वाली संख्या क्या है, 10 है, तो ये हो जाएगा, इसका अक्षेप कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इस प्रकार से हम कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जो 1.1 है वो इसी विभाजन प्रेमिका की सहायता से सभी प्रश्नों को हल करने की विधि है। ठीक है, 1 से लेकर 5 प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को किस प्रकार हल करेंगे, वो 1.1 प्रश्नमाला को हम उसके अनुसार हल करेंगे, तब आप अगले वीडियो में इसकी पूरी जानकारी देखेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब बात आती है हमारी कि अक्षेप क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। अक्षेप के बारे में आपको लिखा हुआ है कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या होता है, एलसीएम होता है। दूसरी चीज आपकी आती है, एलसीएम की बात करते हैं, संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। अब देखिए, इस चीज को समझने से पहले हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं इसका एलसीएम को, अक्षेप को। अक्षेप, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट। क्या होता है, अच का मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट। सी का मतलब हो गया कॉमन, और एफ का मतलब हो गया फैक्टर। और हिंदी में इसका नाम क्या होता है, हिंदी में नाम होता है महत्तम समाप
महत्तम समापवर्तक होता है। ठीक है, इसी प्रकार से एलसीएम का नाम क्या होता है ये देख लेते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल। इसका हिंदी में नाम क्या होता है? हिंदी में नाम होता है लघुत्तम समाप। अब आप कहोगे इसका भी नाम क्या हो गया? समापवर्तक हो गया। देखो किताबों में आपके कहीं कहीं गलत छपा होता है, कहीं कहीं आपको गलत ही बताया जाता है। तो अच्छिप का नाम हिंदी में क्या होता है? महत्तम समापवर्तक होता है, और इसका होता है महत्तम समापवर्तीय। क्या होता है? वर्तीय। क्या दो चीजें समझी हमने? एक चीज समझी हमने अच्छेप के बारे में। अच्छेप क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में नाम क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। और इसी को शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आपका में से। क्या बोलते हैं? में से। और इसको बोलते हैं ले से। ठीक है, अब देखिए दो चीजें हमने पढ़ी। अच्छेप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, में से महत्तम समापवर्तक। याद रखना है महत्तम समापवर्तक होता है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, और एलएस ले से बोलते हैं, और इसका हिंदी में नाम होता है लघुत्तम समापवर्तीय। लघुत्तम समापवर्तीय होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। अब देखिए, अब ये चीज क्या है कि अच्छेप क्या मतलब होता है कि उभयनिष्ठ गुणनखंडों की जो सबसे छोटी घात होती है, क्या होती है? सबसे छोटी घात, और एलसीएम में सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। मान लो कि आपको कोई संख्या दे रखी है, कोई सी भी संख्या है, जैसे कि आपको दे रखी है 96 और 48। 96 और 48। अब इसका क्या करना है आपको? एक तो एलसीएम बताना है और एक अच्छेम बताना है। ये दो चीजें बतानी है। किस प्रकार से याद करेगी? एक छोटी संख्या लेते हैं इससे पहले, जिससे कि आपको ज्यादा समझ में आए। जैसे कि मैं लेता हूं 20 और 25। एक छोटी संख्या ली है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। अब 20 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 20 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 5। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। ठीक है, इसी प्रकार से 25 को लिखा जा सकता है 5 गुणा 5, यानी कि मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 2। अब देखो मेन मसला अब स्टार्ट होता है कि इसके अंदर ज्ञात कैसे होता है। पहले एलसीएम ज्ञात करते हैं और फिर उसके बाद में अच्छेप ज्ञात करते हैं। बड़ी घात का गुणनफल, बड़ी घात, और इसके अंदर लेना है छोटी घात। ठीक है, बड़ी घात और छोटी घात। ठीक है, बड़ी घात यानी कि सबसे बड़ी घात कौन सी है? यहां 2 की पावर 2 है और यहां 5 की पावर 2 है, तो सबसे बड़ी घात इसके अंदर तो 2 है नहीं, तो ये सबसे बड़ी घात क्या होगी? 2 की पावर 2 होगी। तो 2 की पावर 2 का गुणा करना है इनटू, अब यहां भी 5 की पावर 1 है, यहां 5 की पावर 2 है, तो सबसे बड़ी घात कौन सी होगी? 5 की पावर 2 हुई या 5 की पावर 1 हुई? आपको पता है 5 की पावर 2 होती है, वो बड़ी घात है। तो 5 की पावर 2, ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा आपका 4। तो 25 चौके कितना हो गया? 100। तो एलसीएम आपका क्या हो गया? 100 आ गया। ये बात समझ में आ गई आपको? अब देखिए आगे देखते हैं। अच्छी, अब छोटी घात लेनी है, तो यहां छोटी घात क्या है? आपको पता है छोटी घात क्या है? यहां छोटी घात क्या है? 5 की पावर 1 है, और यहां 2 की पावर, यहां मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 लिख सकता हूं ना। 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। यहां सबसे छोटी घात कौन सी है? 5 की पावर 1 है। 5 की पावर 1 इंटू, इन दोनों में सबसे छोटी घात देखनी है, 5 की पावर 1, और यहां 5 की पावर कितनी है? 0 है। 5 की पावर सॉरी 2 की पावर कितनी है? 0। और आपको पता है 5 की पावर 5 का मतलब 5 इंटू 2 की पावर 0 का मतलब किसी भी संख्या के ऊपर 0 की घात लगती है तो उसका मान कितना होता है? 1 ही प्राप्त होता है। तो इसका मान क्या हो गया? 1। 5 इंटू 1 करेंगे तो
आपका क्या उत्तर आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि एलसीएम कितना हो गया आपका 100 और एचसीएफ कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, आपको समझ में आया हुआ। ये आपकी प्रश्नावली 1.2 के बारे में समझ रहे हैं हम। अब देखिए सूत्र, एक सूत्र होता है उसको भी ध्यान में रखना है। एचसीएफ या एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है A इंटू बी। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन लिया था उसी हिसाब से करते हैं। जैसे कि आपको वहां एलसीएम कितना मिला था, एलसीएम मिला था आपका 100 और एचसीएफ मिला था आपका एचसीएफ कितना था, आपका एचसीएफ था 5। अब आपको मान लो कि इन दोनों का गुणा बताना है। ठीक है, तो एलसीएम की जगह क्या रख देंगे, एलसीएम का मान 100 गुणा, ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है, इनटू एचसीएफ कितना है 5 बराबर कितना हो जाएगा 500। तो ये आपका क्या हो गया, ए और बी का मान, ए गुणा बी का मान क्या हो गया पता चल गया। देखिए यहां गुणा करते हैं तो 25 दूनी कितना होता है, 25 दूनी 50 और एक जीरो लग गया है 500। तो यानी कि ये हो गया आपका क्या हो गया 500, आपकी संख्याओं का गुणनफल सही है। तो ये आपको सूत्र ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में आपको ध्यान में क्या रखना है। एक प्रमेय है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और ये आपकी परीक्षा में जो इसकी उत्पत्ति है वो नहीं आएगी, आपको समझना भी नहीं है। इस चीज को आप पूरा छोड़ दो, इस चीज को पूरा छोड़ दो, सिर्फ आपको एक लाइन देखनी है कि प्रमेय 1.3 क्या कहता है। कि प्रमेय 1.3 कहता है कि P एक अभाज्य संख्या है, यदि P और P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P 1 को भी विभाजित करेगा, जहां एक जो a है वो एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। यानी कि मैं लेता हूं 25, तो यानी कि इसको लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। कि कहता है कि 5 है वो 5 के स्क्वायर से विभाजित करता है, तो 5 है वो 5 को भी तो विभाजित करेगा। यानी कि 25 है वो 5 से विभाजित है, तो 5 भी तो क्या होगा 5 से विभाजित होगा या नहीं होगा। बात यही कहना चाहता है ये प्रमेय। ठीक है, जो आपके आगे ध्यान में। अब आगे देखते हैं क्या है। अब देखो कोई सी भी संख्या दे रखी हो आपको, जैसे कि कोई संख्या दे रखी है कि इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, प्रश्न क्या आएगा ये ध्यान में रखना। प्रश्न किस प्रकार से आएगा, प्रश्न आएगा कि मान लो कि कोई भी प्रश्न है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो, ऐसा प्रश्न आएगा। सिद्ध करो ऐसा प्रश्न आएगा। अब देखो आपको सबसे पहले आपको इस चीज को क्या मान लेना है, इसका विरोध करना है। क्या करेंगे हम, विरोध करेंगे। हम इसको क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे। लड़ाई करने का मतलब है हम क्या मानेंगे कि √2 है, मैं इसको समझाने का तरीका बता रहा हूं, समझने का तरीका बता रहा हूं, इसको लिखने का तरीका बता रहा हूं। तो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का हमेशा सवाल आता है, 3 नंबर का। √2 एक मान लेते हैं, माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने इसको मानना है कि √2 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को हमने समझा है कि परिमेय संख्या को हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखेंगे। तो अब ये जो P और Q है दोनों संख्याएं, वो क्या होगी, सहअभाज्य संख्या होगी। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या का मतलब है कि इनका अक्षेप होगा वो क्या होगा, 1 होगा। अक्षेप कितना होगा, 1 होगा। सहअभाज्य संख्या का मतलब होगा कि इनका अक्षेप क्या होगा, 1 होगा। ये चीज ध्यान में रखनी है। आगे जब प्रश्नों को हल करेंगे तो उनको अच्छे से लिखने का तरीका भी होगा। ये सिर्फ समझाने के लिए ये वीडियो बनाया गया है, तो इसको समझना है पूरा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, मान लिया। अब क्या करेंगे, वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो √2 का स्क्वायर और बराबर P/Q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 हो गया 2 और ये हो जाएगा P²/Q²। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2Q² बराबर P²। समीकरण 1 दे देता हूं। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि
जो पी स्क्वायर है वो 2 से विभाजित है, तो पी भी 2 से विभाजित होगा। ये चीज यहां काम आई है। कहाँ काम आई? ये पर में यहां काम आया है, यहां काम आया है। तो यहां कोष्टक में लिखेंगे पर में 1.3 से, ये चीज भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो भाग दिया हमने कि भाग दे दिया तो हमें प्राप्त हुआ क्यू स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर बट्टे में 2। ठीक है, अब जो हमने लिख दिया, अब मान लेंगे जब हम p बट्टे 2 करेंगे तो कुछ तो प्राप्त होगा, कुछ तो प्राप्त होगा। तो ये भी धनात्मक पूर्णांक है, तो ये भी क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक होगा। तो लिख सकते हैं कि माना c कोई धनात्मक पूर्णांक है या कोई c पूर्णांक है, c पूर्णांक है, तो ये हो जाएगा 2q बराबर c। सॉरी, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे कि 2 क्या लिखेंगे? 2p लिख देंगे, 2p लिख देंगे। जो 2p है वो किससे से विभाजित है? आपका c से विभाजित है। तो एक मिनट इसको देखते हैं वापस पुनः यहां से। देखिए वापस, अब देखो माना c कोई धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा, c पूर्णांक प्राप्त होगा। ठीक है, पूर्णांक प्राप्त होगा। अब देखिए c कोई पूर्णांक प्राप्त होगा जब हम p से कोई सी को विभाजित करेंगे। p से हमने a को विभाजित किया है या p से 2 को 2 से विभाजित किया है, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा? हमारे पास प्राप्त हो जाएगा p बट्टे में 2 बराबर c, ये हमें प्राप्त होगा। ठीक है, p को हमने किसी संख्या 2 से भाग दिया है और हमें क्या प्राप्त हुआ है? c प्राप्त हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे? उसको उधर भेज देंगे, तो p बराबर 2c, और दोनों पक्षों में क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा? p स्क्वायर हो जाएगा, और 2c का स्क्वायर करेंगे तो 2c यानी कि p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4c स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण 2 दे देते हैं। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से आपको पता है p का मान पता चल रहा है। p का मान क्या होता है? 2q स्क्वायर। तो 2q स्क्वायर लिखेंगे, 2q स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2c स्क्वायर। तो c स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? q स्क्वायर बटे c। यानी मैं लिख सकता हूँ, या मैं 2 लिखूंगा कि q स्क्वायर है वो 2 से विभाजित है, ये q है, q से विभाजित है, तो q 2 से भी तो विभाजित होगा, विभाजित होगा। अब देखो यहां तक आपने सिर्फ क्या चीजें लिखी हैं? वर्ग किया है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया कि मानना है कि जो √2 है एक परिमेय संख्या है, जिसका मतलब हो गया कि इसके अंदर जो p और q है इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, जहां p और q क्या है? सहअभाज्य संख्या है, यानी कि सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? अक्षर क्या होगा? 1 होगा। अब √2 बराबर p बटे q है, इनका वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर √2 का स्क्वायर बराबर p बटे q का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बराबर p, और q का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर बटे q स्क्वायर हो जाएगा। q स्क्वायर को उधर भेज देंगे और बराबर p स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ का मतलब हो गया कि q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? p स्क्वायर बटे में 2 हो गया है, यानी कि p स्क्वायर किससे विभाजित है? 2 से विभाजित है। मैंने लिख दिया p स्क्वायर है वो 2 से विभाजित है, और p भी अब p स्क्वायर विभाजित है, तो हमने पिछले 1.3 प्रमेय में हमने देखा था कि p स्क्वायर है वो 2 से विभाजित है, यानी कि p स्क्वायर अगर किसी संख्या से विभाजित है तो उसका p यानी कि उसका p स्क्वायर यानी कि वर्ग विभाजित है तो संख्या भी विभाजित
होगी, तो P भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो मैं लिख सकता हूं P क्यू स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 2, यानी कि माना P बटे 2 करने पर हमें कोई पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, तो P माना C कोई पूर्णांक संख्या प्राप्त हुई, तो P बटे 2 का बराबर क्या हो गया, C हो गया। ठीक है, अब P बराबर 2C दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो P स्क्वायर बराबर 2C का होल स्क्वायर, P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4C स्क्वायर हो जाएगा, समीकरण 2। अब समीकरण 1 में 2 में P जो P स्क्वायर है उसका मान रख देंगे, तो P स्क्वायर का मान क्या हो गया, 2Q स्क्वायर हो गया, और 2Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4C स्क्वायर, 2 से 2 कट गया तो Q स्क्वायर बराबर 2C स्क्वायर आ गया। तो अब देखो C स्क्वायर बराबर क्या हो रहा है, Q स्क्वायर बटे में 2 आ रहा है, यानी कि Q स्क्वायर है वो 2 से विभाजित है और Q भी 2 से विभाजित होगा। अब देखो आपने आगे हमने एक चीज बताई थी कि इसका अच्छेप कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 6 अभाज्य संख्या है तो 1 आना चाहिए, तो ये तो बात गलत है क्योंकि ये 2 से विभाजित हो रहा है, यानी कि 2 से विभाजित होने का मतलब है इसके अंदर 2 का गुणनखंड होगा, 2 के फैक्टर होंगे, यानी कि ये चीज हमने क्या मान ली थी पहले, माना जो √2 परिमेय संख्या वो हमारा क्या था, एक गलत निर्णय था, गलत निष्कर्ष था, इसलिए वो क्या हो गया, हमारा एक विरोध हो गया। इसलिए हम लिखेंगे P व Q के अच्छेप 1 के अलावा भी गुणनखंड है, अतः √2 एक परिमेय न होकर अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखो इसको मैं एक शॉर्ट फॉर्म में समझाने का प्रयास करता हूं, आप समझने का प्रयास करना कि जैसे कि कोई संख्या है, मान लो कि √x है, इसको आपको दे रखा है और ये बोलता है कि आप इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, ऐसा देगा कि अपरिमेय संख्या, इसको क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। तो दो बातें ध्यान में रखनी है, पहले तो इसके बराबर में परिमेय मान लो, परिमेय मानोगे तो √x बराबर क्या हो जाएगा, P बटे Q, वर्ग कर दो, वर्ग करने का मतलब है x बराबर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर हो जाएगा। और अब क्या कहता है कि x कोई संख्या है, नंबर है, ठीक है, तो नंबर है तो वो क्या होगा, किसी से भी विभाजित होगा, तो P है वो x से विभाजित है तो P भी विभाजित होगा x से, तो P बटे x बराबर क्या मान लेंगे, C मान लेंगे, और इसका वर्ग करेंगे और 2 के अलावा भी, यानी कि इस एक अच्छेप 1 यानी कि गुणनखंड 1 के अलावा भी इनके कई फैक्टर मिलेंगे, गुणनखंड मिलेंगे, इसलिए ये जो निर्णय लिया था हमने वो क्या हो गया, गलत साबित हो गया, इसलिए ये √2 एक परिमेय न होकर क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। ये आपकी 1.3 प्रश्नावली थी, इसको अच्छे से समझेंगे। ये आज का वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, पहचान करने का वीडियो है कि किस प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखो अंतिम आपका 1.5 परिमेय कहता है कि x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिनका, अब x एक परिमेय संख्या है जिसका, x का मतलब क्या हो गया, x एक परिमेय संख्या, तो इसको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, एक बात ये हो गई, जिसका दशमलव प्रसार शांत है तब x को P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यदि x का प्रसार, किसका, x का प्रसार शांत है, x का प्रसार शांत है, तब इसको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जहां P और Q से अभाज्य संख्या, ये दोनों से अभाज्य संख्या, से अभाज्य संख्या। आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या का मतलब है कि एक व स्वयं से ही वो भाग जाता हो, एक और स्वयं, 5 है वो 1 व 5 से ही डिवाइडेड है। ठीक है, इस प्रकार को समझना, 7 है 5 है 7 है 11 है 13 है 17 है 19 है 23 है, इस प्रकार 29 है, इस प्रकार की संख्या क्या होती है, आपकी अभाज्य संख्या होती है, जो सिर्फ एक और अपने आप से भाग जाती है, भाग देती है, वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। और से अभाज्य संख्या मैंने बता दी जिसका फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं हो, और दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि जिसका अच्छेप 1 होना चाहिए, वो होती है से अभाज्य संख्या। Q का अभाज्य गुणनखंड Q 2 की पावर n, m की 5 की पावर m है, यानी कि
P बट्टे में Q है और इसको लिखा जा सकता है P बट्टे 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m। यदि किसी संख्या को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं तो वो हमारी क्या होगी, उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अब देखो कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूं 7/10। क्या लिखूं, 7/10 लिखता हूं तो 7 बटे को लिख सकता हूं 2 × 5, इसको मैं लिख सकता हूं 7/2 की पावर 1 × 5 की पावर 1। यानी कि Q का मान मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1 × 5 की पावर 1, यानी कि इसको 2 × 5 यानी कि n और m प्राप्त हो गया, 2 की पावर 1 × 5 की पावर 1, यानी कि n का मान 1, m का मान भी 1। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो संख्या है 7/10 ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी और जिसका प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, अब ये चीज और ध्यान में रखनी है। अब है x बराबर P/Q है, हमने देखा पिछले वीडियो में, पिछले पेज में, और P और Q सहभाजी संख्या ये भी देख ली। और एक परिमेय संख्या ऐसी है कि जो Q 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप का है, जहां n और तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये जो पहले देखा था वही सेम चीज लिखी हुई है। ठीक है, अब देखिए का नहीं, अगर कोई Q का मान 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप में नहीं है, यानी कि ये इसका नहीं है, तो वो क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। उसका प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती का होगा। ठीक है, ये चीज आपको देखनी है। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।